Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to discuss another important topics from chapter number 2 in our class 12. Okay, so the topic which we are going to discuss now is capacitance of parallel plate capacitor filled with different dielectric slabs. Okay, so last video lecture में हमने एक parallel plate capacitor का capacitance calculate किया था, जिसमें फर्स्ट डेरिवेशन में हमने प्लेट्स के बीच में वैक्यूम लिया था। सेकंड डेरिवेशन में हमने प्लेट्स के बीच को जो भी कंप्लीट स्पेस था उसे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा था कंप्लीटली, और तीसरे डेरिवेशन में हमने एक टी थिकनेस वाली स्लैब एंटर कराई थी, यानी कि उस डेरिवेशन में कुछ पार्ट ऐसा था जहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम था और बाकी रिमेनिंग पोर्शन में वैक्यूम हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो ये तीन टाइप की डेरिवेशन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वहां जाकर देख सकते हो। और अभी यहाँ फोर्थ डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी चौथी कंडीशन है ये, और इस कंडीशन में हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है एक ऐसे कैपेसिटर का जिसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कई सारी स्लैब्स जो है वो रखी हुई है। और अगर देखोगे तो टोटल सेपरेशन डी है। डायग्राम में देखें हम तो यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है, सेपरेशन टोटल डी है, और अलग अलग थिकनेस की T1, T2, T3 एंड सो ऑन, इस तरह अलग अलग थिकनेस की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ है। पहली स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है εr1, दूसरी स्लैब के लिए εr2, तीसरी स्लैब के लिए εr3, और इसी तरह से फोर्थ के लिए हो जाएगा εr4, और इस तरह से ये कंटिन्यू कई सारी स्लैब हैं। इन स्लैब के अलावा बचे हुए पोर्शन में यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं हम? वैक्यूम। ओके, सो अब डिस्कस करेंगे इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है। कैपेसिटेंस C is equals to Q upon V। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन बोलता है कि हमें बस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें V मिल जाएगा तो V की वैल्यू पुट करने के बाद हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अब हम V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और V निकालना हम लास्ट क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं। जो V है वो डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो देखते हैं, देखो, सो V इज इक्वल टू, यहां मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू सबसे पहले E नॉट। E नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उस स्पेस में है जहां वैक्यूम है, यानी जहां मीडियम नहीं है। तो E नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसमें हो गया? वैक्यूम के अंदर। और बताओ इसके लिए स्पेस कितना है? इसका स्पेस है D माइनस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्पेस है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। यू आर गेटिंग इट? एन यहाँ पर अलग अलग स्लैब है, हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्लैब्स आर एन। ओके, सो बताओ अगर एन स्लैब है तो पहली स्लैब का थिकनेस T1 और T2 प्लस T3, इस तरह से एन की स्लैब का थिकनेस कितना हो जाएगा? Tn। तो यहाँ बचा हुआ स्पेस D में से इन सारे स्लैब की थिकनेस को माइनस कर दो, बचे हुए स्पेस में एयर होगी, तो V इज इक्वल टू होगा, ये तो हो गया किसके लिए? वैक्यूम के लिए। अब एक एक मीडियम की हम बात करेंगे तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये पहले केस हो गया, प्लस बताओ सेकंड कितना होगा? E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r1, और थिकनेस कितनी है? T1। यू आर गेटिंग इट? इस पहली स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, हमने अच्छे से समझा है। हम जानते हैं मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वैक्यूम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो देखो हम ध्यान से अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r1 इंटू T1। सही है, ये वही है V इज इक्वल टू E इंटू डी। हमने यहाँ V निकाल लिया है। अब यहाँ इसके V की बारी है, बताओ दूसरी प्लेट के V की वैल्यू कितनी होगी? E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r2, और साथ में आ जाएगा इंटू T2। क्लियर? और ठीक इसी तरह से प्लस डॉट 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 हम ये लिखेंगे, और लास्ट वाली प्लेट के लिए कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन rn इंटू Tn। क्लियर? इस तरीके से हमने यहाँ V कैलकुलेट किया। एक लंबी सारी इक्वेशन बनी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। सबसे पहले ये जो तुम्हें दिख रहा है बड़ा सारा ब्रैकेट, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर वैक्यूम। उसके बाद जो तुम्हें ये ब्रैकेट दिखा है यहाँ, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज फॉर सेकंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इस तरह से हमने लास्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए लिखा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन rn इनटू Tn। ओके, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी। हम ये फॉर्मूला यहाँ काम में ले रहे हैं जो हम लास्ट क्लास में भी या लास्ट 3 डेरिवेशन में काम में ले चुके हैं।
तो ये इजी लगता है समझना है। ओके, अब देखो यहाँ v हमारे पास आ चुका है। ई नॉट की अगर मैं बात करूं तो हम ये स्टडी कर चुके हैं कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्लास में हमने डेराइव किया था, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। यू आर गेटिंग इट? ये हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम, ठीक है। ये वैक्यूम की कंडीशन में होगा। यहाँ मैं ई नॉट चाहूं तो कॉमन भी ले सकता हूं। अगर मैं ई नॉट कॉमन लूंगा यहाँ, बताओ, ई नॉट कॉमन लेंगे, अब क्या बच रहा है यहाँ बच रहा है d माइनस t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2, ठीक है। और यहाँ में से इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस में ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एन इंटू टी एन, ठीक है। तो यहाँ मैं कॉमन लूंगा, ई नॉट तो कॉमन आ गया, डॉट 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 प्लस टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। ये हमें मिला है रिजल्ट। ई नॉट को कॉमन लेने के बाद ई नॉट की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ, ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। एक और बार ये स्टेप लिख देते हैं, बताओ v इक्वल टू कितना आएगा, ई नॉट कितना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। बताओ बाद में ब्रैकेट में क्या बचा, d माइनस t1 प्लस t2 डॉट 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 tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट 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 प्लस tn अपॉन एप्सिलॉन rn। इस तरीके से ये हमें रिजल्ट यहाँ मिला, ठीक है। तो ये हमें v की वैल्यू मिल चुकी है, ये सेकंड इक्वेशन है। और अब इतने बड़े सारे बॉक्स को इस v की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में, और फिर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ तक नोट कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर पॉज करके नोट कर सकते हो। अब मैं ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहा हूँ और ऊपर के स्टेप में इरेज कर रहा हूँ यहाँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें c यहाँ मिलेगा। सो फ्रॉम, यहाँ इसके बाद लिखना है, ठीक है ना, ये स्टेप। और चलो ये भी इरेज कर देते हैं, c इज इक्वल टू q अपॉन v। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट what we are going to get here, c is equals to q upon, और ये पूरा बॉक्स q upon, पूरा बॉक्स क्या है, q upon एप्सिलॉन नॉट a। ये q कैंसिल होने के लिए बैठा रहता है बेचारा, और ये हो जाएगा d माइनस t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट 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 प्लस tn अपॉन एप्सिलॉन rn। ओके, सो ये q कैंसिल आउट हुआ, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर डिवाइडेड बाय d माइनस t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn प्लस t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट 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 प्लस tn अपॉन एप्सिलॉन rn। और इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। इस तरीके से ये हमें मिला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें याद भी रखना है। ये रिजल्ट हमें यहाँ मिला है, याद रखेंगे रिजल्ट। और अब एक और कंडीशन यहाँ देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मैं ये कहूं कि इसके बीच में कहीं वैक्यूम नहीं है, अगर वैक्यूम नहीं होगा, इफ देयर इज नो वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स, सो फिर क्या होगा इस कंडीशन के लिए, जो d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल थिकनेस के। यानी फिर तो पूरे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो भी स्पेस है वहां पे क्या होगा, फिर तो मीडियम ही होगा। तो अब c का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, अगर ये है तो ये पूरा बॉक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि t1 प्लस t2 d के बराबर है। ये सारा कुछ कैंसिल होके एक सिंपल सा रिजल्ट रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट डॉट डॉट
plus Tn upon epsilon Rn. This is the capacitance of parallel plate capacitor in this condition. Clear? So ये था derivation जिसमें हमने एक और कंडीशन देखी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है ना। तो अब हम चार अलग अलग डेरिवेशन डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने तीन डेरिवेशन डिस्कस किए थे और यहाँ ये फोर्थ डेरिवेशन और फोर्थ कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके, तो अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ ये। ओके, सो the next topic which we are going to discuss is एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और स्टोर्ड एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इस टॉपिक को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी इसी को डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये दो लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। इसकी एक और लैंग्वेज है, इसकी वो दूसरी लैंग्वेज क्या है? दूसरी लैंग्वेज है वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर। यानी कि किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, वही वर्क डन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो जो न्यूमेरिकल है या ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, फॉर्मूले को डेराइव करा लिया जाए, तो ये दोनों ही लैंग्वेज पॉसिबल हो सकती हैं। यानी वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यानी अब हम एक कैपेसिटर को 0 से लेके +2 तक चार्ज करेंगे और जो भी वर्क हमें करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में, वही वर्क डन इसमें स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं, देखो किस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कैपेसिटर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। हियर वी हैव अ कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया ए है, दोनों के बीच में सेपरेशन डी है। और फिलहाल ये मान के चल रहा हूँ मैं कि दोनों जो प्लेट है, इन दोनों प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब हमें चार्ज करना है और चार्ज कहाँ तक करना है? इस प्लेट पर +Q आ जाना चाहिए और इस प्लेट पर -Q आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, सारी कंडीशंस आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल हम मान रहे हैं न्यूट्रल है। अब समझने वाली बात, चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा, हम उस ट्रांसफर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं इस कैपेसिटर को चार्ज करने के प्रोसेस को। अभी न्यूट्रल है, देखना, अगर मैं पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +E, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -E। बस समझ में आ गई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया। जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन लेके आ जाऊंगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2E, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -2E। इस तरह से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, इसके ऊपर अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, और फाइनली एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसके ऊपर +Q और इसके ऊपर -Q चार्ज होगा। तो इस तरह से हम चार्जिंग प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस में हमें वर्क कहाँ करना पड़ा। देखो, वर्क हमें करना पड़ेगा कैसे? अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट पॉजिटिव आ चुका है, इस पे थोड़ा बहुत चार्ज, इस प्लेट पे थोड़ा बहुत चार्ज नेगेटिव आ चुका है। जब मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूंगा तो उस केस में ये पॉजिटिव प्लेट उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव प्लेट उस चार्ज को रिपल्स करेगी। इस अट्रैक्शन और इस रिपल्शन, इस प्लेट के अट्रैक्शन और इस प्लेट के रिपल्शन के अगेंस्ट हमें उस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना पड़ेगा। यानी वर्क तो करना पड़ेगा और डबल वर्क करना पड़ रहा है हमें। एक तो इसके अट्रैक्शन को भी पार कराना पड़ रहा है और एक इसके रिपल्शन को भी पार कराना पड़ रहा है। यानी एक प्लेट का अट्रैक्शन, दूसरी प्लेट का रिपल्शन, दोनों को क्रॉस करा के हमें चार्ज को ले जाना है। यानी अमाउंट ऑफ वर्क तो हमें करना ही होगा, डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क होगा यहाँ। और वही वर्क हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी वर्क को हम कह देंगे कि यही फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है या यही है वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। ओके, तो शायद कॉन्सेप्ट जो है इसका वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब
वही जैसे फिजिक्स में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, हमें एक कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले हम एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। तो मान लो किसी एक कंडीशन में इसके ऊपर +Q चार्ज था और इसके ऊपर -Q चार्ज था, यानी अभी चार्जिंग प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू है, यानी अभी पूरी तरह से चार्ज हुआ नहीं है, हम कहीं बीच स्टेप में, हम उस स्टेप पे हैं जब अभी इस पे +Q इस पे -Q आ चुका है। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा Q और -Q में, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं ये मान रहा हूं कि दोनों प्लेट्स के बीच में ओके हो जाता है ऐसा अक्सर, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है बताओ, यहाँ V। तो V जो पोटेंशियल है दोनों प्लेट के बीच में, यहाँ इस कंडीशन में इस V को कैलकुलेट करने के लिए हमने V कंसीडर किया है, और यहाँ जो चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ले जा रहे हैं, ये चार्ज कितना होगा बताओ, dq। क्लियर? इस प्लेट से इस प्लेट पर हम एक dq चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। इस dq चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क डन लगेगा पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। छोटा चार्ज जा रहा है तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा वर्क डन टू डिस्प्लेस या टू ट्रांसफर dq चार्ज। ओके, कितना वर्क डन होगा, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। क्लियर है क्या? ये हम इस चैप्टर के पहले फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि यहाँ जो v होता है पोटेंशियल, वो क्या होता है, वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो v इज इक्वल टू dw अपॉन dq, यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम v की वैल्यू रखें, यहाँ बताओ इस पर चार्ज q है, मान लिया कैपेसिटेंस c है, तो मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, q अपॉन c। q इज इक्वल टू cv से वैल्यू पुट करूँ, dw is equals to q upon c dq। ओके, अब हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। सो वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन, इस छोटे वर्क डन के बाद हम इंटीग्रेशन, यही ऑप्शन होता है। नाउ वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू +Q। क्लियर? ये होगा, क्या होगा वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q अपॉन C dQ। वन की कंडीशन, तो मैं स्टेप यहाँ लिखूंगा और सॉल्व कर देते हैं, थोड़ी देर में हमारे पास आंसर होगा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट कितना है 1 अपॉन C, बाहर निकला। इंटीग्रेशन में कौन रहेगा बताओ, 0 से लेके Q dQ, यहाँ Q की पावर कितनी है 1, x की पावर 1 का कितना होता है x² by 2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 1 अपॉन c, बॉक्स में क्या आएगा बताओ, q² by 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर q तक। क्लियर? अब पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट प्लेस करेंगे। तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 1 अपॉन c q² by 2 माइनस 0 by 2, या 0² by 2 तो 0 ही हो जाएगा। तो बताओ फाइनल वर्क डन आ गया हमारे सामने, वर्क डन कितना आया, q² upon 2c। This is the work done to charge capacitor from 0 to Q। तो ये वर्क डन होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है ये ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। This work done will represent energy stored in कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगी ये वर्क डन से रिप्रेजेंट करेगा। तो बस यानी मैं कह सकता हूँ, सो क्या फॉर्मूला मेरा पोटेंशियल एनर्जी का बताओ, सो U इज इक्वल टू q² अपॉन 2c। पहला फॉर्मूला हमें मिल चुका है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, U इज इक्वल टू q² अपॉन 2c। यहाँ हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, CV होता है ना, Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ आएगा c² v² अपॉन 2c, एक c से c कैंसिल आउट होगा, एक और फॉर्म मिलेगी हमें, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ cv²। यानी इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्म पढ़ेंगे हम, ये दूसरी फॉर्म है, सबसे ज्यादा काम में आने वाली फॉर्म यही है, u इज इक्वल टू हाफ cv²। तीसरा भी हो सकता है, मैं v की जगह लिख सकता हूँ
सॉरी सी की जगह हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ क्यू अपॉन वी। जब हम क्यू अपॉन वी लिखेंगे एक वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा हाफ क्यू इंटू वी। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये भी कम काम आती है, सबसे ज्यादा काम में जो फॉर्म आती है वो बीच में लिखी हुई है। ये सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा काम में आएगी। सो दिस इज द डेरिवेशन in which we have obtained the formula of energy stored in a capacitor or work done to charge a capacitor. Okay, so अगर ये क्वेश्चन बनता है तो दोनों ही कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर होगी, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, ये ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसको पॉज करके डेरिवेशन नोट कर सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, अभी काफी डिटेल में और चीजें देखनी है। फिलहाल हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जहां अक्सर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स बनते हैं सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, और ये है टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब कैपेसिटर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और हम जानते हैं दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो होगा वो कौन सा होगा बताओ? फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा सीरीज और सेकंड कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। ओके, तो जो पहले सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटर। इस तरह से हमने कनेक्ट किया है इन कैपेसिटर्स को, और इनके बीच में अगर हम देखें तो पहला जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसके लिए ले लेते हैं क्या C3, ठीक है। इन दोनों कैपेसिटर के बीच में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, जो बैटरी कनेक्ट की है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना V हम दे रहे हैं। यानी याद रखना ये जो दो पॉइंट है, इस पॉइंट को E बोल देता हूं मैं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं। दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, यानी हमने V वोल्ट वाली एक बैटरी कनेक्ट की है। यहाँ C1 C2 C3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन वो होगा जहां चार्ज जो है ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है। ये सीरीज की डेफिनेशन है। इस कंडीशन में चार्ज सेम होगा। यहां मैं देखूं पोटेंशियल यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3। तो क्या डेफिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की? कॉम्बिनेशन ऑफ different capacitors in which electric charge, amount of electric charge is same on each and every capacitor is called series combination. इस series combination में जितने भी कैपेसिटर होंगे, भले ही उनके कैपेसिटेंस अलग अलग हों, चार्ज कैसा होगा उन पे सेम होगा। क्लियर? देखो वैसे हम थोड़ा ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। हम जानते हैं यहाँ जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वो कौन सा है? Q इक्वल टू CV। जिस तरह से रेजिस्टेंस में आता है V इक्वल टू IR, हम ये देखते हैं कि V जो है ये हमेशा पैरेलल के लिए फिक्स होता है। बताओ जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, हमेशा कौन कांस्टेंट रहता है? V। यहाँ C तो सेम हो नहीं सकता है, दोनों ही केस में मुझे C1 C2 C3 लेना पड़ेगा, अलग अलग कैपेसिटेंस। बताओ सीरीज में कौन बचा फिर? चार्ज। तो अब तुम नहीं भूलोगे V तो फिक्स है पैरेलल के लिए। कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे हमारा हाउस होल्ड सर्किट हो, चाहे हमारे रेजिस्टर्स हो, चाहे कैपेसिटर हो, कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में हमेशा कौन सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि ये पैरेलल में सेम रहेगा। सी हम अलग अलग लेंगे, जैसे C1 C2 C3। रेजिस्टेंस में क्या लेते हैं? R1 R2 R3। तो यहाँ पर क्यों किसमें सेम रहेगा? सीरीज में। ये तो वैसे याद रखने का तरीका ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ होगा क्या? बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। क्लियर? तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो पहला कैपेसिटर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, उस कंडीशन में यहाँ प्लस क्यू आता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एंटर हो जाएंगे। यानी ये जो लास्ट प्लेट है ये बैटरी के दूसरे टर्मिनल से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कंडीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर बीच वाले प्लेट्स में चार्ज के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब ये प्लस क्यू है तो सेकंड प्लेट क्या हो जाएगी? माइनस क्यू। यहाँ से जो चार्ज आएगा वो इस प्लेट पे, यहाँ इस प्लेट से जो चार्ज आएगा, यानी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करेंगे वो यहाँ कैप्चर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पर उतना ही प्लस क्यू, और सेम यहाँ भी होगा। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं यहाँ क्या फॉर्मूला निकल के आता है। चूंकि यहाँ मेन पोटेंशियल V है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के इक्वल होना चाहिए। सो हम देखेंगे यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप या नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप। बताओ V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1
प्लस V2 प्लस V3। ओके, जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसके लिए V इज इक्वल टू, बताओ, Q अपॉन C। ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी वो कैपेसिटर इस V पर अगर अकेले कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे, वो Q चार्ज स्टोर अगर कर रहा है तो उसके लिए V इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहाँ V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू, बताओ V1 कितना, V1 इज इक्वल टू Q1, अगर हमें देखें Q तो सेम है, अपॉन C1, बताओ V2 कितना होगा, यहां लिख देते हैं V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। क्लियर। और बताओ V3 कितना होगा, V3 हो जाएगा Q अपॉन C3, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, यहाँ Q कॉमन आ रहा है, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q कॉमन, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q कैंसल्ड आउट हुआ। नाउ वी हैव द फाइनल फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या रिजल्ट आया, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वी हैव 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला हमें रेजिस्टर के पैरेलल की याद दिला रहा है, यानी उल्टा पुल्टा हो गया। रेजिस्टेंस में वहां रिजल्ट आता है, पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी ये रिजल्ट रेजिस्टर के पैरेलल के सिमिलर है। ओके, सो ये रिजल्ट हमें यहाँ मिला है। ये रिजल्ट डिक्रीजिंग कैपेसिटेंस को दिखाता है। इस रिजल्ट में C1, C2, C3 इन तीनों को सीरीज में जोड़ने पर इन तीनों में जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा, याद रखना ये जो रिजल्टेंट C है ये उससे भी कम आएगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। ये फॉर्मूला डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, अगर मैं यहाँ एक स्पेशल केस डिस्कस करूं, मैं कहूं इफ n नंबर ऑफ capacitors, n number of equivalent capacitor, यानी same capacitors, n number of capacitors are connected in series, are connected in series। तो बताओ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा C by L। हम इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक जैसे n कैपेसिटर्स और हर कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कितना है, C ईच। ठीक है, और अगर एक से कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C by L। यानी अगर दो हो, सपोज यहाँ दो होते तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C यानी 2 अपॉन C, और उसका इनवर्स करेंगे तो C by 2 आधा रह जाएगा। 3 होंगे तो 1/3 रह जाएगा, 4 होंगे तो 1/4 रह जाएगा, और 50 होंगे तो 1 अपॉन 50 रह जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 2 और 2 माइक्रोफैरड वाले दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करूं तो मैंने क्या कहा था, डिक्रीज होगा ना, इस बार उनका रिजल्टेंट आधा रह जाएगा, यानी एक का भी आधा रह जाएगा, 2 का हाफ कितना होगा बताओ, 1। यानी 2 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर सीरीज में जोड़ने पर इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक इसी तरह से अगर मैं 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस वाले 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा, C by N यानी 15/3 यानी 5 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, सेकंड जो कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ another combination of capacitors which is parallel combination। इनके काफी क्वेश्चंस बनेंगे, तो अभी हम बेस देख रहे हैं। ये जो फॉर्मूला था और इसकी स्पेशल केस था, दोनों को याद रखना है। ओके, सो सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बताओ क्या कंडीशन होगी यहाँ। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, so this is first capacitor, okay, this is second capacitor, and here we have third capacitor। so we have all three capacitors here parallel में connected हैं। यहाँ मैंने इन पर एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट की है और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V।
तीनों पैरेलल में है, तो एक बात क्लियर है, अगर बैटरी का पोटेंशियल भी है तो इसका पोटेंशियल भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मैं पहले बता चुका हूं पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम। अगर चार्ज की बात करें तो इस बार चार्ज अलग होगा, यहाँ पर होगा Q1, यहाँ पे होगा Q2 और यहाँ पे होगा Q3। तीनों ने अलग अलग चार्ज गेन किया है इस कंडीशन में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इस प्लेट पे माइनस का Q1, यहाँ माइनस का Q2, यहाँ माइनस का Q3। ओके, और सेल से जो टोटल चार्ज आया होगा वो कितना आया होगा बताओ, Q। क्लियर? तो जो इक्विवेलेंट है, अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर में यहाँ कनेक्ट कर दूं तो वो Q चार्ज यहाँ ऑब्टेन करेगा। ओके, सो ये कंडीशन हो गई। Q सेम है। यहाँ अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो पहले का कैपेसिटेंस कंसीडर कर लो C1, दूसरे का कंसीडर कर लो C2 और तीसरे का कंसीडर कर लेते हैं C3। ओके, सो नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगी कंडीशन बताओ, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। वो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट होगा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। बताओ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, हम फॉर्मूला जानते हैं, बताओ Q इज इक्वल्स टू CV, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट के लिए C मान लेते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V और Q3 इज इक्वल्स टू C3V। ठीक है ना? इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, अगर मैं इक्विवेलेंट के लिए डायग्राम बनाऊं यहाँ, ठीक है ना, साइड में बना सकते हो स्पेस हो तो, एक अकेला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, ये Q चार्ज माइनस Q चार्ज यहाँ स्टोर कर लेता है और पोटेंशियल कितना रखते हैं, इसको भी उसी बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना लेके चल रहे हैं, V लेकर चल रहे हैं। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बताओ, Q इज इक्वल टू CV, और ये अकेला कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा अगर ये टोटल चार्ज इन तीनों के बराबर ऑब्टेन कर ले। सो ये हो गया नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बताओ Q इज इक्वल टू कितना, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। रिजल्ट हमें आता दिख रहा है, यहाँ मैं V कॉमन लूंगा, ये बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये से भी कैंसल्ड आउट हो गया। C इज इक्वल टू कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ये आना ही था। इस तरह का रिजल्ट रेजिस्टर में आता है सीरीज में, यहाँ आया है पैरेलल में। ये रिजल्ट बताता है कि कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ इनहेंस होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी इन तीनों में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा, रिजल्टेंट हमें उससे भी ज्यादा मिलेगा। ओके, सो और यहाँ पे भी हम वही कंडीशन देख सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या होगी बताओ, इफ n इक्वल कैपेसिटर्स, if n equal capacitors, और हम क्या कहेंगे, C each, कैपेसिटेंस कितना है सबका, C, कैपिटल C, capacitors are connected in parallel, are connected in parallel combination। तो अब बताओ C equivalent कितना हो जाएगा, C equivalent होगा n into C। क्लियर, n into C, इस बार n टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। यानी अगर दो कनेक्टेड है तो दुगना, तीन है तो तीन गुना। जैसे अगर मैं दो माइक्रोफेरेड वाले दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो बताओ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4, 2 + 2 4। अगर हमने 3 कनेक्ट किए तो 6, 4 कनेक्ट किए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना काफी आसान हो गया है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और यहाँ अगर n एक जैसे कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हमारे पास हैं और वो सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो फिर इक्विवेलेंट हो जाएगा n into C। ओके, सो दैट्स इट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जितना भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखा है उसे अच्छे से रिवाइज करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। डाउट्स पूछने के लिए हमेशा फ्री हो, यू कैन आस्क डाउट इन कमेंट सेक्शन और इन व्हाट्सएप। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, टेक केयर।